हेलो दोस्तों, ये वीडियो एक 12 मीटर एफओबी के गर्डर लॉन्चिंग के समय का है। जब हम गर्डर लॉन्चिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। उसमें ये भी एक बहुत ही क्रिटिकल चैलेंज आया था, जिसको इस वीडियो में पूरी तरह से रिकॉर्ड किया गया है। मैं इसको वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि पूरी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। वीडियो 12 मीटर लंबा है। डिफरेंट एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, इनको माइन्यूटली इसमें दिखाया गया है कि कैसे कैसे हमने इस चीज़ को अटेम्प्ट किया। और इस चीज़ को मिडवे अटेम्प्ट करने के बाद में हमें कुछ डिफिशिएंसी दिखी, तो फिर इसकी वजह से वर्क को रिवर्क करना पड़ा। टोटल 6 घंटे का मेगा ब्लॉक था। 6 घंटे के मेगा ब्लॉक में 12 मीटर वाइड एफओबी, RDSO स्टैंडर्ड 12 मीटर वाइड एफओबी, जिसका ओवरऑल लेंथ 37 मीटर था, हमें लॉन्च करना था। इसमें टोटल 600 डेप्थ के बिल्टअप सेक्शन थे। ये जो सेक्शन आपको दिख रहे हैं बिल्टअप सेक्शन है, 600 ओवरऑल डेप्थ है। और इस तरह के टोटल 11 नंबर्स ऑफ हमें बिल्टअप सेक्शन को लॉन्च करना था। एक सिंगल स्पान फुट ओवर ब्रिज है ये। यहाँ पे दोनों एंड पे ट्रेशल है। टोटल 12 सपोर्ट्स ऑन ईच साइड, और वहाँ पे इस गर्डर को हमें लॉन्च करना था। गर्डर लॉन्च करने के बाद जब भी गर्डर हम प्लेस करते हैं तो यहाँ पे प्लेस करने के बाद में सारे के सारे होल कभी कभी मैच नहीं करते। जैसे कि एक गर्डर में आपको टोटल 8 होल्स ईच पेडेस्टल ईच ट्रेसल पे उन्हें 8 होल्स मैच करने होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि कभी 6 होल्स मैच कर रहे हैं, कभी 4 होल्स मैच कर रहे हैं, कभी कभी 8 होल्स मैच कर रहे हैं। तो थोड़ी माइन्यूट उसमें चीज़ें रह जाती हैं। ये माइन्यूट चीज़ें लाइनअप में कैसे आती हैं? क्योंकि ये जो गर्डर होता है, इस गर्डर को फिर हम इंटरकनेक्ट करते हैं डायाफ्राम से। जो ये छोटे छोटे आयरन पीस आप देख रहे हो कि 2 गर्डर के बीच में हॉरिजेंटल जो मेंबर्स दिख रहे हैं, ये होते हैं डायाफ्राम। तो इस तरह के 80 नंबर्स ऑफ डायाफ्राम हमें इंस्टॉल करने थे। और ये जो गर्डर ब्रिज होता है, ये देखिए यहाँ पे आपको एक केबल जाते हुए गर्डर के नीचे दिख रही होगी। एक 25 किलो वोल्ट का जो 25 kV का जो TRD वायर होता है, जिस पर इलेक्ट्रिक TRD का कनेक्शन होता है, TRD कनेक्शन होता है, जिससे जो भी आप आज के दिनों में जो भी आप लोकोमोटिव्स रन करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर से मूव करते हैं, तो ये बहुत ही हाई वोल्टेज का पावर वहाँ से गुजर रहा होता है। अब इस हाई वोल्टेज के पावर को अगर वहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी जानलेवा हो जाती है, बहुत ही ख़तरनाक होती है। तो इसलिए पावर ब्लॉक लेना होता है। नॉर्मली जब मेगा ब्लॉक है तो वहाँ पे पावर ब्लॉक और ट्रैफिक ब्लॉक, यानी कि वहाँ पे ना तो बिजली है और ना ही कोई ट्रेन आने वाली है, दोनों ही चीज़ें ब्लॉक करके रखी हुई हैं। तो वैसे सिचुएशन में सुगमता से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन बाद में फिर इसी काम को करने के लिए आप फिर से दोबारा जब आप ब्लॉक मांगते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। क्योंकि ये जो एक बार पावर ब्लॉक लेने का मतलब कहीं ना कहीं आप उतनी देर के लिए ट्रेन को रोक रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और इसकी जिम्मेदारी इसकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, इसलिए आसानी से इस तरह से ब्लॉक मिलते नहीं हैं। तो ये जो सिचुएशन आया था, इस सिचुएशन में लास्ट 20 मिनट्स बचे हुए थे। 6 घंटे में लास्ट 20 मिनट्स बचे हुए थे। और हमारा आइडिया था कि बाकी सारे जगह पे हम डायाफ्राम लगा रहे थे। यहाँ पे एक डायाफ्राम डायगोनल हो गया था। डायगोनल यानी कि होल टू होल इसको फिट बैठना था, नहीं हो पा रहा था। इसका सीधा सा उपाय ये था कि यानी कि जो 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर कहीं ना कहीं जो इक्वल स्पेसिंग पे होने चाहिए, वो इक्वल स्पेसिंग पे नहीं आ रहे थे। ये जो भी स्पेसिंग है, कहने के लिए बहुत ही माइनर स्पेसिंग का मिस्टेक होगा, यानी कि 10 to 15 mm का। लेकिन इसकी वजह से दोनों गर्डर के जो सारे 8 होल्स हैं जो ट्रेसल पे रखे गए, वो भी मैच नहीं कर रहे थे। और अगर ये ठीक से प्लेस नहीं किया जाए तो इसी काम को ब्लॉक के बाद में जुडिशियसली करना पड़ता, और उसके बाद में ये सारे होल्स गर्डर के भी होल्स मैच करते और ये गर्डर पूरी प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाता। तो वैसे सिचुएशन में देखा गया क्या कि यहाँ पे हमने आप देख रहे हैं इस अरेंजमेंट में नीचे में एक बॉटम लकड़ी का बड़ा सा कुंदा लगाया गया। उसके ऊपर में छोटे छोटे लकड़ी के जो कुंदे हैं वो रख करके
और आपने देखा होगा कि जब मैं बात कर रहा था तो उसी बीच में ये रस्सी से नीचे से बांध कर, ये सारी चीज़ें नीचे से रस्सी से बांध करके ऊपर उठाई जा रही हैं, क्योंकि जो TRD वायर है उसमें अभी बिजली नहीं है। तो एक जैक उठाया गया, जैक की असेंबली भी उठाई गई और जैक को यहाँ पे फिक्स किया गया है। जैक को फिक्स किया जा रहा है और इसकी पोजीशनिंग की जा रही है। आइडिया ये है कि एक जैक से हम हॉरिजेंटल पुश क्रिएट करेंगे, और पुश क्रिएट करेंगे जो ये 10 to 15 mm की वजह से, ये जो गैप है जिसकी वजह से ये जो डायफ्राम आपको टेढ़ा दिख रहा है, डायगोनल शेप में दिख रहा है, यानी कि एक अलाइनमेंट में नहीं है। आप पास वाले गर्डर में देखेंगे कि वो पूरी तरह से प्रॉपर स्क्वायर में फिट बैठा है, लेकिन यहाँ पे फिट नहीं बैठा है। तो दोनों को पुश करेंगे, और वो फिट बैठा इन द सेंस क्या, वो स्क्वायर में है लेकिन उसके भी होल टू होल अभी मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो मैच कर जाते तो इसको मैच करना ही था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसको जब हम पुश करेंगे तो उसके भी, यानी आइट साइड में जो भी होल्स हैं वो भी अपनी जगह पे पोजीशन में चले जाएंगे, जो पास वाले गर्डर में डायफ्राम के जो होल हैं। तो यहाँ पे अभी आप जो देख पाएंगे कि हमने एक पोजीशनिंग क्रिएट की, वहाँ पे जैक लगाया और जैक को पंप किया जा रहा है। टीम वहाँ पे जो 4 लोगों की टीम है वो इस काम को कर रही है। इसमें क्या है कि ये जो गर्डर है, गर्डर को एक तरह से इसमें अगर वहाँ पे गर्डर एक दूसरे के पास आ गया है, जो भी उसमें डिस्क्रिपेंसीज आई हुई हैं उसके प्लेसमेंट में, तो गर्डर को पुश करके एक्चुअल पोजीशन में लेकर के जाया जा रहा है। जैसे ही वो एक्चुअल पोजीशन में आएगा तो ये जो डायफ्राम है उसकी साइज वैसी ही कटी हुई है कि जैसे ही वो एडिक्वेट पोजीशन में आएगा वो डायफ्राम सीधा हो जाएगा इन द सेंस आपको स्पेस मिलेगा। पीछे में एक जो टेक्नीशियन है उसको लगातार वो पुश करने की कोशिश कर रहा है कि स्क्वायर फॉर्म में आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज भले ही वो 10 mm का इशू है, लेकिन वो एक तरह से आपको देखने में 10 mm लग रहा है, लेकिन 10 टन के गर्डर है। अभी देखिए ये जैक से पुश करने के बाद में ये स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर में अलाइनमेंट करके देखिए एक बोल्ट लगा दिया गया, यानी कि सारे होल इधर मैच कर गए, यहाँ पे होल मैच कर गए। अब जैसे ही होल मैच करते हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट होता है कि एटलीस्ट 2 बोल्ट लगा दें और उनको हैंड टाइटनिंग कर दें। जो भी बोल्ट लगाते हैं विथ ये सारे बोल्ट HSFG बोल्ट है, तो इसको HSFG बोल्ट को DTI वाशर और प्लेन वाशर के साथ में वहाँ पे हम फिट करते हैं। तो अभी ये सिचुएशन ऐसा हुआ है कि एकदम लास्ट मोमेंट में जब ये ब्लॉक ख़त्म होने वाला है, यानी कि अब हार्डली 2 to 3 मिनट्स बचे हैं, उस समय ये चीज़ हमने अचीव कर ली। और सभी लोग पैनिक थे कि अगर ये चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं तो इन लोगों को इमीडिएट उतार देना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक ख़त्म होने के बाद में लाइफ को खतरा हो जाता है। और ब्लॉक को बर्स्ट करना, यानी कि इस काम के लिए, किसी भी काम के लिए जो तय ब्लॉक दी गई है, ट्रैफिक और पावर ब्लॉक दी गई है, उसको अगर आप उससे ज़्यादा टाइम अगर ले लेते हैं तो उसके रिपरकशंस बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही जवाबदेही होती है। क्योंकि बहुत सारे लाइन, बहुत सारी ट्रेनें, आप समझिए 6 घंटे का मेगा ब्लॉक, यानी कि उस रूट में जितनी भी ट्रेनें जा रही हैं कहीं ना कहीं हर जगह पे वो पार्क करके रखी हुई हैं। उसमें बहुत तरह के लोग हैं, उसमें मेडिकल अर्जेंसी भी हो सकती है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। और जब हम ब्लॉक ओपन कर देंगे उसके बाद भी उन सारी ट्रेनों को क्रॉस कराना, निकालना, जितने भी जगहों से रेल फाटक से गुजरेगी और रेल फाटक को बंद होना, खुलना, बहुत सारे रिपरकशंस आते हैं। इसीलिए एक बार जो ब्लॉक मिलता है उस मेगा ब्लॉक में मैक्सिमम काम निकाले जाते हैं और निकालने का प्रयास किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे अच्छा ये दिख रहा है कि लग रहा है कि वीडियो का एक दूसरा क्लिप, यानी कि जो मिडिल क्लिप था, छोटा क्लिप, वो फिर से इसमें आ गया है, जो कि आना नहीं चाहिए था। खैर ठीक है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे आपको पंपिंग की एक्टिविटी दिख रही है, दूसरे एंगल से शायद कैमरा से शूट किया गया, और ये क्लिप एक्चुअली मिडिल में होना चाहिए था, लेकिन आपने फिनिशिंग देखने के बाद फिर आप मिडिल एक्टिविटी देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि लास्ट मोमेंट में हमने ये चीज़ अचीव कर ली। इसमें एक दिक्कत आई थी हमारी कि ये जो नीचे में बॉटम आपको लकड़ी का कुंदा जो दिख रहा है, जिसके ऊपर छोटे छोटे लकड़ी के कुंदे रखे हुए हैं, तो जो इनिशियल टाइम में ये लकड़ी का कुंदा थोड़ा सा छोटा हो गया था। तो जैसे ही वहाँ पे जैक से इन्होंने गर्डर को पुश करना स्टार्ट किया तो लकड़ी का कुंदा, ये देखिए, दोनों ही फ्लेंज पर रेस्ट कर रहा है। तो ऐसा हुआ क्या कि ये फ्लेंज से सरक करके नीचे न गिर जाए, इतना प्रेशर, यानी कि हार्डली 10 mm का इसको बेयरिंग मिल रहा था।
तो उस समय क्या किया गया कि सारे ऑपरेशन को बीच में स्टॉप करके सारे लकड़ी के कुंदे को साइड किया गया, इस नीचे के लकड़ी के कुंदे को चेंज किया गया। वो इस वीडियो एक्टिविटी में कैप्चर नहीं हुआ है, तो चेंज करके फिर से नया लकड़ी का कुंदा वहाँ पे लगाया गया, जिससे बियरिंग थोड़ी सी ज़्यादा मिले। बियरिंग यानी कि जो इस पर सपोर्ट, यानी कि जो दोनों गर्डर के जो फ्रेंच है उस पर उसको सपोर्ट ज़्यादा मिले। और उस सपोर्ट को ठीक करने के बाद में बाकी सारे लकड़ी के पार्ट्स का सारा अरेंजमेंट फिर से किया गया, फिर से जैक लगाया गया और फिर जैक लगा करके पंपिंग की गई, पुश किया गया और गर्डर को स्क्वाड पोजीशन में लाने के बाद डायफ्राम को वहाँ पे फिट कर दिया गया। और ये सारी चीज़ें यानी कि लास्ट का 20 मिनट्स जब ब्लॉक का बचा हुआ था उस समय किया गया। बहुत सारे लोग उस समय पैनिक आ जाते हैं। सबका आइडिया था कि जल्दी जल्दी इस काम को रोका जाए, क्योंकि इसकी वजह से ब्लॉक बस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे पेशेंस बनाए रखे लेबर ने। देखिए यहाँ पे अभी ये एक्टिविटी एक्चुअल कैप्चर हो रही है, धीरे धीरे वो स्क्वाड में आ रहा है, होल मैच कर रहा है और हाँ देखिए ये लग गया। तो बढ़िया है, ये बीच में होना चाहिए था लेकिन बाद में भी आया। तो आपने पूरा एक्चुअल पोजीशनिंग देख ली कि कैसे हल्का हल्का ये पुश करते गए और उस समय पोजीशन आ गया। फिर उन्होंने जैक को और पंप नहीं किया और उस पोजीशन पे उन्होंने होल को मैच कराया। और इसके बाद में देखिए अभी होल वहाँ पे जहाँ पे मैच नहीं कर रहा, इसको थोड़ा सा और ये पंपिंग कर रहे हैं। ये टेक्नीशियन चेक कर रहा है कि होल टू होल मैच कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ये चीज़ अचीव की गई। देखिए ये टेक्निक शेयर करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि आज इंडियन रेलवे में 12 मीटर एफओबी बहुत ही कॉमन होने जा रहा है और आने वाले टाइम में इससे भी बड़े बड़े एफओबी यानी फुट ओवर ब्रिजेज बनने वाले हैं। तो ये जो सिचुएशन आया, नॉर्मल जब काम फ्लॉलेसली हो जाता है तो हो जाता है, उसके पीछे की स्टोरी अलग होती है और उसके प्रिसीजन और बताने के तरीके अलग होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है इस तरह के क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करना और सॉल्व करना। तो थैंक यू वेरी मच।